सोचिए कोर्टरूम में केस चल रहा है। एक तरफ है 100 साल पुराना लिखा हुआ कानून और दूसरी तरफ आज के समाज की एक नई सच्चाई, जैसे लिव इन रिलेशनशिप। अब जज साहब क्या करें? क्या वो सिर्फ कानून की किताब पढ़ें या समाज की बदलती जरूरतों को भी देखें? और यहीं से आप देखिए कानून का सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या कानून एक पत्थर की मूर्ति है जो कभी नहीं बदलता, या फिर एक जिंदा पेड़ है जो समाज के साथ बढ़ता और फैलता है? आज हम जूरिस्प्रूडेंस के सोशियोलॉजिकल स्कूल यानी न्याय शास्त्र के समाज शास्त्रीय स्कूल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, ये वो विचारधारा है जो कहती है कि कानून समाज के लिए है, समाज कानून के लिए नहीं। हमारा मिशन है इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कहानी और उदाहरणों के जरिए इतना आसान बना देना कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल, हम जानेंगे कि ये विचारधारा क्या है, इसके सबसे बड़े 3 विचारक एहरिंग, अर्लिच और रॉस्को पाउंड ने क्या कहा और कैसे भारत की अदालतें इस सोच का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े फैसले देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोशियोलॉजिकल स्कूल आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर किसी को समझाना हो तो देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये स्कूल कानून को सिर्फ किताबों में लिखे नियमों मतलब रूल्स का ढेर नहीं मानता। अच्छा। ये कहता है कि कानून की असली पहचान इस बात से होती है कि वो समाज में काम कैसे कर रहा है, जिसे हम कहते हैं लॉ इन एक्शन। लॉ इन एक्शन यानी अमल में कानून। हाँ, न कि सिर्फ लॉ इन बुक्स यानी किताबों में लिखा कानून। इसका मेन फोकस समाज की जरूरतें, लोगों के हित और सामाजिक न्याय पर होता है। तो मतलब ये ठहरा हुआ नहीं है, ये समाज के साथ बदलता रहता है। एग्जैक्टली, ये डायनामिक है, गतिशील है। अच्छा, तो इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मतलब कि ये स्कूल कहता है कि कानून को एसी कमरे में बैठकर नहीं बल्कि समाज की गलियों में जाकर समझना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि उसका असल में लोगों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। हाँ, कानून का मकसद समाज की समस्याओं को सुलझाना है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। अगर कोई कानून समाज की भलाई नहीं कर पा रहा तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के हिसाब से वो कानून अधूरा है, चाहे वो किताब में कितना भी सही क्यों ना लिखा हो। बिल्कुल, ये कानून को समाज का एक नौकर मानता है, मालिक नहीं। इस स्कूल के 3 बड़े हीरो हैं। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। पहला नाम है रूडोल्फ फॉन इहरिंग। इनकी सबसे खास बात क्या थी जिसने कानून की दुनिया में कह सकते हैं हलचल मचा दी? इहरिंग ने एक बहुत क्रांतिकारी बात कही थी। उनकी थ्योरी थी लॉ एज अ मीन्स टू सोशल एंड, यानी कानून सामाजिक लक्ष्यों का एक साधन है। एक साधन मतलब एक टूल? हाँ, एक टूल। उनके पहले लोग मानते थे कि कानून या तो भगवान की देन है या कोई नैतिक आदेश है। इहरिंग ने कहा ये सब बातें छोड़ो, कानून बस एक औजार है, जैसे एक डॉक्टर के लिए उसका स्टेथोस्कोप एक टूल है मरीज को ठीक करने के लिए। अच्छा। वैसे ही एक जज और सरकार के लिए कानून एक टूल है समाज में न्याय और व्यवस्था लाने के लिए। और उन्होंने अधिकारों मतलब राइट्स के बारे में भी कुछ अलग कहा था, है ना? हाँ, और यही उनकी सबसे गहरी बात है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार कोई प्राकृतिक देन नहीं है जो हमें आसमान से मिले हैं। तो फिर क्या है? बल्कि ये समाज के वो हित है जिन्हें कानून जरूरी समझता है और इसलिए उन्हें सुरक्षा देता है। मतलब समाज में अलग अलग गुटों के हितों में हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। जिस गुट का हित जीत जाता है, कानून उसे अधिकार का नाम देकर प्रोटेक्ट कर लेता है। वाह, मतलब हर कानून के पीछे एक जीती हुई लड़ाई है। हाँ। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ कोर्ट ने कानून को सिर्फ एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक मकसद पूरा करने वाले टूल की तरह इस्तेमाल किया हो? बिल्कुल। मेनका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस याद कीजिए। कहानी ये थी कि सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था बिना कोई कारण बताए। उस समय का कानून कहता था कि सरकार ऐसा कर सकती है अगर जज सिर्फ किताबी कानून देखते तो सरकार का फैसला सही था। सही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोशियोलॉजिकल स्कूल वाली सोच अपनाई। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है उसका मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल हो। मतलब न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत। एग्जैक्टली। यहाँ कोर्ट ने कानून के शब्द को नहीं, उसकी आत्मा को और उसके सामाजिक मकसद को समझा। उन्होंने कानून को न्याय का औजार बनाया। अगर कानून समाज का एक टूल है तो ये सवाल भी उठता है कि कौन सा समाज? क्या वो समाज जो किताबों में है या वो जो असल में हमारे आसपास जी रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद यहीं पर यूजीन अर्लिच की बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लिविंग लॉ। ये क्या है? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं।
अर्लिच ने कहा कि असली कानून वो नहीं जो संसद की किताबों में या कोर्ट के फैसलों में लिखा है। तो फिर असली कानून क्या है? असली कानून वो है जिसे समाज असल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मानता है और जीता है। हमारे रीति रिवाज, शादी ब्याह के तरीके, व्यापार करने के उसूल, ये सब लिविंग लॉ हैं। अच्छा। लिखावा कानून जिसे हम स्टैट्यूट्स कहते हैं तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे भारत में लाइन में खड़े रहने का कोई लिखावा कानून नहीं है, पर हम सब एक दूसरे को देखकर लाइन बना लेते हैं। ये एक लिविंग लॉ है। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर हम समाज में चल रहे हर रिवाज को लिविंग लॉ मानने लगें तो सती प्रथा या दहेज जैसी कुप्रथाओं को भी मान्यता मिल सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। और अर्लिच नहीं कहते कि हर सामाजिक नियम को कानून मान लो। वो कहते हैं कि कानून बनाने वालों और जजों को समाज में जाकर देखना चाहिए कि लोग असल में कैसे जी रहे हैं। अगर किताबी कानून और सामाजिक कानून में बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी तो लोग किताबी कानून का सम्मान करना बंद कर देंगे। जज को विवेक का इस्तेमाल करके उन सामाजिक रिवाजों को मान्यता देनी चाहिए जो न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ न हो। और इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, एक बेहतरीन उदाहरण है बादशाह वी उर्मिला बादशाह गॉडसे 2014 का केस। इस केस की कहानी क्या थी? इस केस में एक महिला अपने लिव इन पार्टनर से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग रही थी। अब पारंपरिक किताबी कानून तो शादी को ज्यादा महत्व देता है। सही है। और लिव इन को लेकर स्पष्ट नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समाज की बदलती सच्चाई को देखा। कोर्ट ने माना कि आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप एक हकीकत है, ये एक लिविंग लॉ है। अच्छा। इसलिए उन्होंने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। यहाँ कोर्ट ने किताबी कानून से आगे बढ़कर समाज की जीवित सच्चाई को मान्यता दी। समझ गया। और हाँ, पिन मेमोरी लॉक तकनीक, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है एर्लिश में लिच आता है जो लाइव जैसा साउंड करता है, तो एर्लिश इक्वल्स लिविंग लॉ। एग्जाम में जैसे ही ये नाम दिखे ये कनेक्शन तुरंत याद आना चाहिए। ये तो बढ़िया ट्रिक है। और अब आते हैं इस स्कूल के सबसे बड़े नाम पर, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, रॉस्को पाउंड। हाँ, रॉस्को पाउंड। पाउंड ने एक क्रांतिकारी थ्योरी दी जो आज भी दुनिया भर की अदालतों के लिए एक गाइड की तरह काम करती है। उनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। एक मिनट, तो पाउंड ये कह रहे हैं कि एक जज को इंजीनियर की तरह सोचना चाहिए? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस थ्योरी का सार है। ये तो थोड़ी अजीब बात लगती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक सिविल इंजीनियर जब एक पुल बनाता है तो वो कई चीजों में संतुलन बनाता है। पुल की मजबूती, उस पर चलने वाले ट्रैफिक का बोझ, हवा का दबाव। हाँ बिल्कुल। वो इन सभी विरोधी ताकतों में एक बैलेंस बनाता है ताकि पुल खड़ा रहे और समाज का काम चले। पाउंड कहते हैं ठीक उसी तरह एक सोशल इंजीनियर यानी एक जज, एक वकील या एक कानून बनाने वाला समाज में अलग अलग हितों मतलब इंटरेस्ट के बीच संतुलन बनाता है ताकि समाज में कम से कम टकराव हो और ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सके। कानून यही संतुलन बनाने का सबसे बड़ा औजार है। तो पाउंड ने ये कौन से 3 तरह के हित बताए हैं जिनमें संतुलन बनाना है? पाउंड ने हितों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला, इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत हित। ये तो आसान है, ये आपकी और मेरी निजी जरूरतें हैं, जैसे अपनी जान और माल की सुरक्षा का अधिकार। बिल्कुल। अपनी इज्जत यानी रेप्यूटेशन बचाने का अधिकार। दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित। ये हुए राज्य या सरकार के हित, जैसे देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना। सही। और तीसरा सोशल इंटरेस्ट यानी सामाजिक हित। ये पूरे समाज के सामूहिक हित है, जैसे साफ पर्यावरण, सभी को अच्छी शिक्षा मिलना। पब्लिक हेल्थ। हाँ, पब्लिक हेल्थ और समाज में शांति बनाए रखना। और कानून का काम इन तीनों के बीच तालमेल बिठाना है। जैसे मेरी व्यक्तिगत आजादी है कि मैं अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क करूं, लेकिन सामाजिक हित है कि ट्रैफिक जाम ना हो। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो कानून नो पार्किंग का बोर्ड लगाकर इन दोनों हितों में संतुलन बनाता है। बिल्कुल। पाउंड कहते हैं कि जज को एक मशीन की तरह सिर्फ कानून पढ़कर फैसला नहीं देना चाहिए, उन्हें हर फैसले के सामाजिक परिणामों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके फैसले का समाज पर क्या असर पड़ेगा। हाँ।
भारतीय अदालतों ने इस सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी को कैसे अपनाया है? इसके कुछ यादगार केस हैं। कई ऐतिहासिक मामलों में चलिए 2 कहानियों से समझते हैं। पहली कहानी है विशाखा वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 की। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस। इस केस के पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक है। भवरी देवी, राजस्थान की एक समाज सेविका, ने एक बाल विवाह रुकवाया, जिसके बदले में ऊंची जाति के लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया। उस समय वर्कप्लेस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर कोई भी स्पष्ट कानून नहीं था। समाज में एक बहुत बड़ी जरूरत थी, एक सामाजिक हित दांव पर था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल इंजीनियर की भूमिका निभाई। उन्होंने कानून के बनने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर विशाखा गाइडलाइंस बनाई। उन्होंने व्यक्तिगत हित मतलब काम करने वाली महिला की गरिमा और सामाजिक हित मतलब एक सुरक्षित कार्यस्थल के बीच एक शानदार संतुलन बनाया। ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है जहां कोर्ट ने कानून की कमी को समाज की जरूरत के लिए पूरा किया। दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है हुसैनारा खातून वी स्टेट ऑफ बिहार 1979 की। इस केस में एक अखबार में खबर छपी कि बिहार की जेलों में हजारों कैदी अंडर ट्रायल्स बिना किसी सुनवाई के सालों से बंद थे। कुछ तो ऐसे थे कि जिस जुर्म का उन पर आरोप था उसकी सजा से भी ज्यादा समय वो जेल में काट चुके थे। ये तो उनके व्यक्तिगत हित मतलब पर्सनल लिबर्टी का भयानक हनन था। बिल्कुल। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल यानी त्वरित सुनवाई को एक मौलिक अधिकार माना और उन सभी को रिहा करने का आदेश दिया। यहाँ कोर्ट ने व्यक्तिगत हित और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन साधा। समझ गया। और हाँ, छात्रों के लिए एक टिप, एग्जाम में जब भी रॉस्को पाउंड पर सवाल आए तो सोशल इंजीनियरिंग और बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ये 2 कीवर्ड जरूर लिखें और उदाहरण के तौर पर विशाखा केस का जिक्र जरूर करें। पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कानूनी व्यवस्था का दिल ही सोशियोलॉजिकल स्कूल की सोच पर धड़कता है? बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा संविधान खुद एक वेलफेयर ओरिएंटेड मतलब एक कल्याण उन्मुख दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी तो हैं। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो सीधे सीधे सामाजिक इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। और PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी सोच का नतीजा है। लते अक्सर एक सोशल इंजीनियर की भूमिका निभाती हैं। अच्छा, छात्रों के लिए एक और जरूरी सवाल अक्सर आता है, स्कूल और एनालिटिकल स्कूल में मुख्य अंतर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे एक एनालॉजी से समझना आसान है। एनालिटिकल स्कूल, जिसे ऑस्टिन जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया, वो कहता है लॉ एज इट इज यानी कानून जैसा है, जैसा लिखा है वैसा मानो। हाँ, वो एक क्रिकेट अंपायर की तरह है जो सिर्फ रूल बुक देखता है। उसे इस बात से मतलब नहीं कि मौसम खराब है या खिलाड़ी घायल है। ये नजरिया कठोर है, रिजिड है। ठीक है। वहीं सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है लॉ एज इट वर्क्स यानी कानून जैसा काम करता है। वो एक समझदार कोच की तरह है जो रूल बुक भी जानता है और खिलाड़ी की सेहत और खेल की भावना को भी समझता है। और इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय है? बिल्कुल। इसलिए ये नजरिया लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, मेमोरी लॉक तकनीक। एनालिटिकल स्कूल के लिए सोचें एनालाइज द बुक मतलब सिर्फ किताब का विश्लेषण करो। और सोशियोलॉजिकल स्कूल के लिए सोचें स्टडी द सोसाइटी मतलब समाज का अध्ययन करो। ये तो बहुत आसान हो गया। बस ये 2 लाइनें आपको दोनों के बीच का फर्क हमेशा याद दिलाएंगी। ये सब सुनकर तो लगता है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ही कानून को देखने का सबसे अच्छा नजरिया है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है, कोई नुकसान? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये जजों को बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। अगर जज अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर समाज का भला तय करने लगे तो ये जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिक्रमण बन सकता है। सही बात है। जज का काम कानून की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं। बिल्कुल। ये संतुलन बहुत नाजुक है। एक अच्छा जज वो है जो समाज की जरूरतों को समझे लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रहकर। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? What does this all mean? सार ये है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल कानून को बेजान शब्दों के ढेर से निकालकर उसे एक जिंदा और सांस लेती हुई ताकत बनाता है।
ये जजों और वकीलों को सिर्फ एक रूल बुक नहीं बल्कि एक विवेक, एक कॉन्शियस देता है। ये हमें सिखाता है कि कानून का अंतिम लक्ष्य न्याय है, सिर्फ नियम का पालन करवाना नहीं। कानून समाज की सेवा के लिए है, समाज कानून की गुलामी के लिए नहीं। बिल्कुल। अगर किसी ने ये समझ लिया तो वो कानून को सिर्फ एक विषय की तरह नहीं बल्कि समाज को बदलने वाले सबसे शक्तिशाली औजार की तरह देखेगा। सही कहा आपने। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन एक वकील या जज के पूरे नजरिए को बदल सकता है। हाँ, ये आपको सिर्फ व्हाट इज द लॉ पूछने से आगे ले जाकर व्हाट द लॉ ऑट टू बी सोचने पर मजबूर करता है। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। बताइए। आज के डिजिटल युग में जहाँ समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी के नए नए मुद्दे रोज आ रहे हैं, क्या हमारे लिखे हुए कानून उतनी ही तेजी से बदल पा रहे हैं? शायद नहीं। यहाँ भी जजों को एक सोशल इंजीनियर बनकर ही कानून और समाज के बीच की खाई को भरना होगा और न्याय देना होगा। सोचिएगा जरूर। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।